हेलो एवरीवन। श्री भगवान दास तोदी महाविद्यालय के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज की जो कक्षा है अपनी, उसमें हम स्टडी करने जा रहे हैं पाइला के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो हम टॉपिक लिख लेते हैं सबसे पहले, रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ पाइला। पाइला से रिलेटेड ये अंतिम चैप्टर है आपका। इसके बाद हम नेक्स्ट एनिमल के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, हर एक एनिमल जो है उसमें डेवलपमेंट का जो प्रोसीजर है वो अलग अलग रूपों में देखने को मिलता है। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जिन एनिमल के अंदर अंडे से डायरेक्ट एडल्ट का फॉर्मेशन होता हो उनको हम क्या कहते हैं, उनके अंदर डायरेक्ट डेवलपमेंट का प्रोसीजर पाया जाता है। और ऐसे एनिमल जिनमें अंडे से लार्वा और फिर उसके बाद में एडल्ट का फॉर्मेशन होता है, उनको हम इनडायरेक्ट डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। उस प्रकार का जो विकास है वो अप्रत्यक्ष परिवर्तन का रूप कहलाता है। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष परिवर्तन के बेसिस पर हम देखें तो मोलस्का में ट्रोकोफोर और वेलिगर लार्वा जो हैं वो आप देखने को मिल सकते हैं, लेकिन पाइला एक ऐसा सदस्य है जिनमें डायरेक्ट डेवलपमेंट पाया जाता है। इट मीन्स यहाँ पर किसी भी रूप में लार्वल स्टेज नहीं देखने को मिलती। ये एक लिंगी प्राणी होते हैं। सबसे पहले तो क्या है, पाइला एक लिंगी प्राणी है, मतलब नर तथा मादा अलग अलग होते हैं। नर की जो साइज है उसको हम इसके शेल से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर इसका शेल देखें तो जो छोटे कवच के जो प्राणी हैं वो अधिकतर मेल के रूप में आइडेंटिफाइड होते हैं, और फीमेल जो हैं उनके कवच जो है वो बड़ा होता है, इसलिए उसको आप उस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और मेल के अंदर यहाँ पर क्या होता है, पेनिस का फॉर्मेशन भी होता है। यहाँ पर पेनिस शीथ पाई जाती है, उससे भी आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हम इसमें इस एकलिंगी प्राणी के अंदर किस तरीके से नर तथा मादा जनन तंत्र विकसित होता है उसको हम डायग्राम के बेसिस पर स्टडी करते हैं। पहले हम इसमें देखेंगे मेल जीनाइटल सिस्टम, इसकी हम स्टडी करते हैं। तो मेल जीनाइटल सिस्टम जो है वो किस तरीके का मौजूद होता है उसको जानते हैं। यह है इसकी इंटेस्टाइनल कोइल। हमने इसमें पहले भी पढ़ा है कि इस जंतु का जो शरीर है उसमें कोइलिंग या फिर ऐंठन पाई जाती है, और ये जो ऐंठन वाली जो जगह है ये इंटेस्टाइनल क्षेत्र के रूप में है यहाँ पर। तो हम ये कहेंगे कि इसका जो जनन तंत्र है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ मौजूद होता है। यह है इसका डाइजेस्टिव ग्लैंड, और इस डाइजेस्टिव ग्लैंड में ऊपर की तरफ जहाँ इंटेस्टाइनल कोइल्स मौजूद होती हैं वहाँ पर इस तरीके से छोटी छोटी श्रृंखलाओं के रूप में यहाँ पर आप देख रहे हैं टेस्टिस विकसित होता है। ये जो यहाँ पर टेस्टिस है उसमें लगातार स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया की सहायता से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ये जो पूरी संरचना है ये क्या होती है, क्रीम कलर की संरचना है। क्रीम कलर की संरचना जिसमें
यहाँ पर ऊपर की जो कोइल है उसमें टेस्टिस मौजूद होते हैं, और टेस्टिस का क्या कार्य है, यहाँ पर जो स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया की सहायता से लगातार स्पर्म का फॉर्मेशन करना। ठीक है, किस प्रकार के स्पर्म बनते हैं वो भी हम स्टडी करेंगे अभी। आगे इसमें चलते हैं हम कि ये जो टेस्टिस है यहाँ पर क्या है, एक ट्यूब्यूल का फॉर्मेशन होता है, ये पतली नलिका, और अंदर की तरफ जो नलिकाएं होती हैं जो इसके अंदर छोटे छोटे कैपिलरीज का फॉर्मेशन जहाँ कर रही हैं वो इसके अंदर मौजूद है, जिनको हम वासा एफरेंशिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, और वो पार्ट जो कि डाइजेस्टिव ग्लैंड के नज़दीक यहाँ पर मौजूद होता है वासा डेफरेंस का, उसको हम कहते हैं प्रोक्सिमल ट्यूब्यूलर पार्ट ऑफ वासा डेफरेंस। ये ट्यूब्यूलर पार्ट है जो क्या कर रहा है, यहाँ से जो टेस्टिस लगातार स्पर्म का फॉर्मेशन कर रहे हैं, उन स्पर्म को यहाँ से ये वासा एफरेंशिया की सहायता से कलेक्ट करके कहाँ पहुँचाता है, जो इसके अंदर सेमिनल वेसाइकल है उसके पास पहुँचाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसकी जो सेमिनल वेसाइकल है वो किस तरीके से मौजूद है। अंतिम जो इसका सिरा है रेक्टम के सहारे ओपन होता है, यह है इसमें रेक्टम वाला क्षेत्र, और यह है यहाँ पर सेमिनल वेसाइकल। और सेमिनल वेसाइकल जो है क्या कर रही है, ये जो प्रोक्सिमल ट्यूब्यूलर रीजन है इस वासा डेफरेंस वाले क्षेत्र की हेल्प से ये यहाँ पर स्पर्म को कलेक्ट करने के लिए उत्तरदायी है। यहाँ पर क्या होंगे, स्पर्म जो हैं उनको, जो मैच्योर स्पर्म है उनको यहाँ पर इकट्ठा कर लिया जाता है। ठीक है, अब ये जैसे ही मैच्योर स्पर्म यहाँ से इकट्ठे किए जाएंगे, इनको क्या होगा, जनन के समय, फर्टिलाइजेशन के समय ये जो ओपनिंग है जिसको हम कहते हैं, इसका नाम मैं इधर लिख देता हूँ, यह है इसमें मेल जीनाइटल ओपनिंग। ये जो इसकी मेल जीनाइटल ओपनिंग होती है वो दरअसल इस तरीके की होती है, जिसमें यहाँ पर इसका जो अंतिम सिरा है उस अंतिम सिरे में पेनिस शीथ यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, और इस पेनिस शीथ के पास यहाँ पर ये मौजूद रहती है, इसमें इस तरीके से बनी हुई स्ट्रक्चर जिसको हम पेनिस का नाम देते हैं, जो क्या करती है, फर्टिलाइजेशन के समय शुक्राणुओं को वेजाइना तक पहुंचाने के लिए ये उत्तरदायी है। ठीक है, तो ये है यहाँ पर इसका मेल जीनाइटल सिस्टम, और इस मेल जीनाइटल सिस्टम में ये प्रोक्सिमल पार्ट है, इसका ट्यूब्यूलर रीजन है वासा डेफरेंस का। तो यहाँ पर ये जो क्षेत्र होता है ये वासा डेफरेंस का ही बढ़ा हुआ रूप या फिर उसका बदला हुआ रूप है, मॉडिफाइड रूप है ये, जिसको हम कहते हैं ग्लैंडुलर पार्ट ऑफ वासा डेफरेंस। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा कि ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस का यहाँ पर प्रोसीजर होता है,
इस स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस में ये जो जंतु है ये 2 प्रकार के स्पर्म यहाँ से प्रोड्यूस करते हैं। पाइला में 2 प्रकार के स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, जिनमें एक स्पर्म इस तरीके का धागेनुमा है, जिसमें ये इसका हेड, ये इसका मिडिल पीस, ये इसका टेल पार्ट। इसको हम कहते हैं यूपाइरिन स्पर्म। और दूसरी तरफ जो स्पर्म बनते हैं वो तर्कु रूपी स्पर्म बनते हैं, इस तरीके के, जिनमें ये टेल पार्ट, ये मिडिल पीस और ये हेड पार्ट। ठीक है, इनको हम कहते हैं ओलिगोपाइरिन स्पर्म। साइंटिस्ट ने ये चीज़ मानी है कि ये जो यूपाइरिन स्पर्म है यही क्या होता है, एक्टिव स्पर्म के रूप में होता है। मतलब फर्टिलाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल, हम ये कहेंगे कि जो फर्टिलाइजेशन की जो कैपेसिटी है वो केवल यूपाइरिन स्पर्म के अंदर देखने को मिली है। ओलिगोपाइरिन प्रकार के जो स्पर्म हैं उनके अंदर ये फर्टिलाइजेशन की कैपेसिटी नहीं देखने को मिलती, इसलिए इनको ये कहा जाता है कि ये इनएक्टिव स्पर्म के रूप में मौजूद हैं और इनका कार्य अभी तक अज्ञात है, अननोन है ये। ठीक है, तो इन जंतुओं के अंदर ये देखो, ये तो है पेनिस की स्ट्रक्चर और ये है इसके अंदर किस तरीके से बनने वाले स्पर्म है, उनकी पोजीशन डाइजेस्टिव ग्लैंड के पास में मौजूद ये जो संरचना है इसमें मेल जीनाइटल सिस्टम के रूप में यहाँ पर मौजूद है। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि लगातार ये स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया की सहायता से मैच्योर स्पर्म का फॉर्मेशन करती हैं और मैच्योर स्पर्म का जैसे ही निर्माण होता है उनको सेमिनल वेसाइकल के अंदर स्टोर कर लिया जाता है और जनन का समय, जो कि इनके अंदर गर्मियों के बाद वर्षा ऋतु के अंदर इनमें जनन का समय आता है, उस वक्त ये जो स्पर्म है उनको सेमिनल वेसाइकल से मेल जीनाइटल जो इसका अपर्चर है या ओपनिंग है वहाँ तक पहुँचा दिया जाता है। और मेल जीनाइटल ओपनिंग के पास में मौजूद होती है इसके पेनिस लाइक स्ट्रक्चर, और ये जो पेनिस जैसी संरचना है ये न्यूकल लोब की सहायता से वेजाइनल जो अपरेटस है वहाँ तक स्पर्म को पहुँचाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अपन पढ़ते हैं इसमें मादा जनन तंत्र के बारे में। आगे इसमें हम देखते हैं कि इसका मादा जनन तंत्र किस प्रकार का होता है। एक साथ ही बना देता हूं जिससे आपको समझने में आसानी रहेगी। यहां पर इसमें मादा जनन तंत्र उसी तरीके से जो इसमें डाइजेस्टिव ग्लैंड है वहाँ पर इस जंतु के अंदर ये इसके डाइजेस्टिव ग्लैंड, और जिस तरीके से ये यहाँ पर इस टेस्टिस मौजूद हैं उसी प्रकार से यहाँ पर क्या होगा, एसिनाई लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर होगी और वो कहलाएगी यहाँ पर ओवेरी के रूप में। इनको हम कहते हैं, यह इसमें ओवेरी, और यहाँ पर ओजेनेसिस का प्रोसीजर होगा और लगातार ओवम का निर्माण होगा। ये जो इसकी स्ट्रक्चर है ये एसिनाई कहलाती है। अब जिस तरीके से यहाँ पर मेल जीनाइटल सिस्टम में वासा डिफरेंस जुड़ी हुई है,
यहाँ पर क्या होगी, ओविडक्ट मौजूद होगी। और ये जो ओविडक्ट है ये जुड़ी रहती है किससे, लंबी नलिका है ये, ओविडक्ट के रूप में यहाँ पर मौजूद है। ओविडक्ट, और ये है इसके अंदर यूटेरस, और ये वाला पार्ट है इसमें वेजाइना, और रेक्टम के सहारे मौजूद यहाँ पर फीमेल जीनाइटल ओपनिंग, ठीक है। और ये वाली जो संरचना है इसको कहते हैं हम रिसेप्टिक्युला सेमिनिस, या इसका दूसरा नाम है सेमिनल रिसेप्टिक्युला, दोनों एक ही चीज़ है। होगा क्या यहाँ पर कि जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा उस वक्त यहाँ पर मेल जीनाइटल सिस्टम की सहायता से वेजाना के अंदर स्पर्म को छोड़ दिया जाएगा, और उसी वक्त यहाँ पर क्या हो रहा है, ये मैच्योर जो ओवम है उनका निर्माण ओविडक्ट की सहायता से, फिर इनका निर्माण होने के बाद ओविडक्ट की सहायता से इनको कहाँ भेज दिया जाता है, रिसेप्टिक्युला सेमिनिस तक भेज दिया जाता है। रिसेप्टिक्युला सेमिनिस का जो फंक्शन है वो क्या है, यहाँ से जो स्पर्म आ रहे हैं उनको एक्सेप्ट करने का कार्य है। अब हम आगे इसमें देखते हैं कि इनके अंदर जो अंडे होते हैं वो देखो किस तरीके के बनते हैं। यहाँ पर जो अंडे बनेंगे, ये जंतु मैच्योर अंडों का निर्माण करता है, और उन अंडों को ये क्लस्टर के रूप में इस तरीके से व्यवस्थित और क्लस्टर के रूप में यहाँ पर गुच्छे के रूप में यहाँ पर अंडे दिए जाते हैं, जिनकी संख्या लगभग 200 से 800 तक होती है। यहाँ पर क्या होगा, 200 से 800 अंडे यहाँ पर दिए जाएंगे, एग ले यहाँ पर किए जाएंगे, ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं कि इसमें डेवलपमेंट किस तरीके का होता है और किस तरीके से फर्टिलाइजेशन होता है। कि मेल जीनाइटल सिस्टम की सहायता से स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ, और स्पर्म का फॉर्मेशन होने के बाद में इन स्पर्म को वेजाइनल ओपनिंग तक पहुंचाया जाता है, और वेजाइनल ओपनिंग तक पहुंचाने के लिए पेनिस शीथ रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे ही यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु के समय इसमें ये होता है, ग्रीष्म ऋतु के बाद में जो वर्षा का समय होता है उस वक्त इनमें निषेचन होता है, और निषेचन की प्रक्रिया में जैसे स्पर्म यहाँ पर छोड़े जाएंगे तो यहाँ कहा जाता है कि भी इन जंतुओं के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन के बाद में यहाँ पर जैसे ही फर्टिलाइज हो जाते हैं अंडे फर्टिलाइज होने के बाद में इनमें लगभग 200 से 800 की तादाद में ये अंडे दिए जाते हैं, और अंडों को क्या किया जाता है, ये जंतु फुट की सहायता से एक छोटा सा पिट बनाता है, गड्ढा बनाता है इस तरीके का, ठीक है। फुट की सहायता से पिट बनाता है, और उस पिट के अंदर इन क्लस्टर वाले अंडों को यहाँ से ये छोड़ देगा, ठीक है। और वापस क्या करेगा, ये उसी फुट की सहायता से ये जो मिट्टी है यहाँ की, उस मिट्टी को इस तरीके से इनके ऊपर जमा देगा, मतलब इसमें एक गुंबद जैसी संरचना यहाँ पर ये बना देगा, ठीक है। यहाँ पर गुंबद जैसी संरचना बना दी जाएगी, और उसके बाद में ये इन अंडों को लावारिस छोड़ करके चला जाता है, क्योंकि इन जंतुओं के अंदर किसी भी रूप में पेरेंटल केयर नहीं देखी गई। इन जंतुओं के अंदर क्या होता है, ये पेरेंटल
प्रदर्शित नहीं करते। इनके अंदर पैतृकरण की जो प्रक्रिया है वो नहीं पाई जाती और इन अंडों को छोड़ करके फिर ये यहाँ से चले जाते हैं। और उसके बाद में क्या होता है कि इन अंडों से हैचिंग के फलस्वरूप फिर क्या होता है कि जो डायरेक्ट एडल्ट हैं वो यहाँ से डेवलप होंगे और फिर उसी नदी किनारे या जिस जगह पर ये रहते हैं, मिट्टी के जो आसपास की जो मिट्टी होती है वहाँ पर ये रहते हैं, तो उस बजरी जैसी मिट्टी को ये पार करते हुए फिर क्या होते हैं, फिर अपना भोजन तलाश करते रहते हैं और कहानी फिर शुरू हो जाती है इसके डाइजेशन से रिलेटेड। तो हमने पढ़ा इसमें, जो अपनी पिछली कक्षाएं थी उनमें भी हमने स्टडी की इसके डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और जो इसका सर्कुलेटरी सिस्टम किस प्रकार का होता है, इनमें एक्सक्रीशन कैसे होता है, ठीक है, इनके सेंसेशन किस प्रकार के होते हैं और रिप्रोडक्टिव सिस्टम किस प्रकार का होता है। ये जो टॉपिक अपने पढ़े हैं इनमें से ज़्यादातर जो क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है वो रहती है इसके सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड और इसके नर्व सिस्टम से रिलेटेड। 2 प्रकार के इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले टॉपिक की चर्चा करेंगे। थैंक यू।